नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने हिंदी के टॉपिक को डिस्कस किया था उसी के आगे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चीज़ों को समझा था उन्हीं चीज़ों को एक बार एक सेकेंड में हम लोग रिपीट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम की जो हमारी क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने देखा था व्यंजनों का वर्गीकरण, है ना। व्यंजनों को हम लोगों ने वर्गीकृत किया था, ठीक है। स्पर्श व्यंजन बताया था, ऊष्म व्यंजन बताया था, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ढेर सारे व्यंजनों को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक व्यंजन को उठाया, ठीक, स्पर्श व्यंजन। उसको अच्छे से पढ़ा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इन्हें हम स्पर्श इसलिए बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इन्हें उच्चारण करते हैं, जब इन्हें हम उच्चारित करते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्री है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से स्पर्श करता है, तभी इन व्यंजनों की ध्वनियां जो है निकल करके आती हैं। इसलिए इन व्यंजनों को हम लोगों ने क्या कहा था, इन व्यंजनों को हम लोगों ने कहा था कि ये स्पर्श व्यंजन है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने इन्हें वर्गों में विभाजित कर दिया था। अध्ययन की सुविधा के लिए इन व्यंजनों को हमने वर्गों में विभाजित कर दिया था। वर्गों में विभाजित करने की वजह से, वर्गों में विभाजित करने की वजह से इन्हें जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा गया। वर्गों में विभाजित करने की वजह से इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा गया था, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने देखी थी। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ऐसे करके जो हम लोगों ने पांचों वर्गों को देख लिया था, है ना। का वर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। चा वर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं, सारे लगभग जितने भी वर्ग थे उनका उच्चारण स्थान, उनकी विशेषताएं, हम लोगों ने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर अप किया था, ठीक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो देख लें, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक चीज डिस्क्राइब की गई है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अभी ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा हमारा वर्ण विचार, टेस्ट सीरीज लाएंगे इसकी, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस इसके लगवाए जाएंगे जिससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा हो सके कि आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा, कितना टॉपिक आपने गेन किया, कितना आपने सिर्फ पढ़ करके छोड़ दिया। इस चीज के लिए टेस्ट पेपर या टेस्ट लगवाए जाएंगे। अगर आपको इसका डाउनलोड करना है पीडीएफ तो विनेश क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। विनेश क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, बिना स्पेस दिए आप डालेंगे विनेश क्लासेस टेलीग्राम चैनल है। इस पे जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं इस चैनल पे, सबका पीडीएफ आपको टॉपिक खत्म होने के बाद इस चैनल पे मिल जाएगा। टॉपिक खत्म होने के बाद ध्यान दीजिएगा, टॉपिक चल रहा है तो पीडीएफ नहीं मिलेगी। टॉपिक जैसे ही खत्म होगा आपको टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा आपको इस पर, लेकिन कब, जब वो टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज हमको जो है, जो हम लोगों ने कल स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, वर्गीय व्यंजन पढ़ा था, आज हम लोग उसी के जो दूसरा प्रोस्पेक्ट था, यानी जो दूसरा चरण था, उसको हम लोग बोले थे ऊष्म व्यंजन। उसे हम लोग क्या बोले थे, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आज हम लोगों को ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ना है, ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखना, हमारी बात समझना, ऊष्म शब्द से ही आपको देख करके लग रहा होगा कहीं ना कहीं ऊष्मा की बात हो रही है। ऊष्मा मतलब हीट, मतलब ऊर्जा, मतलब गर्मी। तो कहीं ना कहीं अगर ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं तो हीट की बात हो रही है। मतलब ऐसा व्यंजन जिसको उच्चारित करते समय, ऐसा व्यंजन जिसको उच्चारित करते समय हमारा जो मुंह है, हमारा जो स्वर तंत्री है, ये ऐसा बोले कि आपस में रगड़ खाए। रगड़ खाने की वजह से ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी ऊष्मा क्या हो, निकले। ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक लाइन में आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजनों को कह सकते हैं या कहते हैं जिनके उच्चारण समय में ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं,
ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सर ऊष्म व्यंजन है सा, शा, शा और हा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, क्या है आपके? सा, शा, शा और हा। तीनों को बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, तीनों को उच्चारण करने का स्थान भी अलग है, तीनों के नाम भी अलग है। हम लोग इनको क्या कहते हैं? सपेरा वाला सा। सास वाला सा भी तो कह सकते हैं, लेकिन सपेरा वाला सा ही कहते हैं। सा से बहुत चीजें होती हैं, जैसे मेरा नाम भी सत्यम है, तो इसे सत्यम वाला सा भी कह सकते हैं, बट इनका अपना नाम है। ध्यान दें, जब आप इस सा को उच्चारित करें, जब आप इस सा को उच्चारित करें, कौन से सा को? इस वाले सा को, तो आपकी जो जीभ होती है वो दांत के पास आती है। बोल करके देखें, जैसे इतिहास, इतिहास बोले तो हाँ, कुछ लोगों की इतिहास बोलने की आदत होती है, इतिहास, जीभ बाहर आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि जीभ आपको पूरी की पूरी बाहर ले लेनी है। ठीक है, तो आप जब इनको उच्चारित करेंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये दांत के मूल से बोले जा रहे हैं, या दांत जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से बोले जा रहे हैं। इसीलिए इनको आज से आप बोलेंगे दंतिसा। क्या बोलेंगे इन्हें? आज से बोलेंगे आप दंतिसा। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान के नाम पर ही इनका जो है नामकरण कर दिया गया, दंतिसा। ठीक है, तो आज से इन्हें आप बोलेंगे दंतिसा। कौन सा सा होगा ये? दंतिसा। सपेरा वाला, सास वाला, ये सारा सा नहीं होगा। पढ़े लिखे हैं तो आज से इनको क्या बोलेंगे हम लोग? दंतिसा बोलेंगे। तो एक तो हम लोगों ने बात कर लिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये शरीर वाला सा, जिसे हम लोग बड़ा सा कहते हैं, है ना। ये छोटा सा, बड़ा सा, पेट चिरवा सा और हा, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। ये जो बड़ा सा है, आप इसको बोल करके देखिए, शा। ठीक है, ये है शा। शा मतलब क्या? कि आपकी जो जीभ है, आपकी जो जीभ है वो तालू को टच करना चाह रही है। शा बोल करके देखिए, शरीर, शरीर, है ना। तो जैसे आप शा बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो टच करना चाह रही है, लेकिन हवा का झोंका इतनी तेजी से आ रहा है कि आपकी जीभ को टच नहीं करने दे रहा है। शरीर, है ना, बोल करके देखें, शरीर। तो टच तो किया नहीं, इट मीन्स क्या? ये जो है ये तालू के पास से जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तालव्यसा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? तालव्यसा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? तालव्यसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तालव्यसा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? तालव्यसा। मुझे उम्मीद है आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी। चूंकि दांत के मूल भाग से स्टार्ट होने के लिए से लोग क्या बोलते हैं? दंतशा बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्यसा बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये बोलेगा शा, ये वाला, तो आपने देखा होगा षटकोण, है ना, देखे होंगे षटकोण। तो षटकोण बोल करके देखिए, षटकोण। षटकोण मतलब आपकी जो जीभ है, मान लीजिए ये आपका तालू है, ये यहां से आपके दांत निकल रहे हैं, तो आपकी जो जीभ है षटकोण यहीं पर आकर के टच करने की कोशिश कर रही है। षटकोण, षटकोण, षटकोण मतलब क्या? मूर्धा पर आकर के ये टच करने की कोशिश कर रही है। कहां पर आकर के टच करने की कोशिश कर रही है? मूर्धा पर आकर के टच करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्यशा। क्या बोलते हैं इसे? मूर्धन्यशा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मूर्धन्यशा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दंतिसा, तालव्यसा, मूर्धन्यशा। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हा आपसे कोई पूछे इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो बोल करके देख लें, हा, हल, हा। मतलब कंठ से सीधे आपकी हवा निकल रही। कहां से निकल रही है आपके? ये कंठ से सीधे हवा निकल रही है। कहां से निकल रही है? आपके कंठ से सीधे हवा निकल रही है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो एक चीज अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारे मुंह से जो है एक तरह से ऊष्मा उत्पन्न हो। बोल करके देख लीजिए आप इसे, शा, शा, शा। मुंह के आगे हाथ लगाइए, गरम गरम हवा निकलती है, आपको महसूस होगी। शा, शा बोलिए। इसको तो बोलने पर आपको ज्यादा आवाज भी निकालनी पड़ेगी। शा, शा। मूर्धन्य बोल करके देखिए, षटकोण, षटकोण। हा,
हाँ, तो ये जो सारे के सारे आपके वर्ण हैं, ये जो आपके चारों के चारों वर्ण हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्योंकि जब हम लोग इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इस बात को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले व्यंजन की तरफ चलेंगे। ठीक, चलिए अगला व्यंजन हमारा है अंतःस्थ व्यंजन। अगला व्यंजन है हमारा अंतःस्थ व्यंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतःस्थ व्यंजन। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन, देखो ये तो हो गया आपका अंतःस्थ व्यंजन। अब ये कहना क्या चाह रहा है, कहने का मतलब क्या है, ऐसा व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय आपकी जीभ, तालु, ओष्ठ मतलब होठ, दांत परस्पर सटने की कोशिश करें। जीभ, तालु, होष्ठ और आपके दांत परस्पर सटने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। जैसे आपको देखना है या, रा, ल, वा, या, रा, ल, वा। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा या, बोल करके देखें, या सटने की कोशिश कर रहा है, हालांकि सट नहीं पा रहा है। या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा। ठीक है, ये हो गए आपके चारों, या, रा, ला और वा, ये हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। भैया देखो एक चीज समझना, ये सटने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सट नहीं पाते हैं। सटने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सट नहीं पाते हैं। मतलब जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो लगभग हमारे मुंह का ज्यादातर पार्ट टच ही नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये स्वरों की आधी डेफिनेशन को फॉलो कर जाते हैं। भाई स्वरों की डेफिनेशन क्या है कि जिनको उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है, ठीक है, ये कहीं टच ना करे, ये कहीं टच ना करे। ठीक है, तो जब बोलते हैं ये टच करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आप यहाँ पर ऐसे मर्जी तो आप लिख लें कि इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। क्यों, क्योंकि ये स्वरों की आधी डेफिनेशन को ही फॉलो कर जाते हैं। तो जब स्वरों की आधी डेफिनेशन को फॉलो कर गए तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध स्वर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बोल करके देखते हैं, या, र, ल, वा। अगर आपसे कोई पूछे या जो है ये कहां से बोला जा रहा है, तो या बोल करके देखें। आपकी जो जीभ है ये तालु पर कोशिश कर रही है टच करने की, टच कर ही नहीं पा रही लेकिन, तो ये क्या हो गया आपका तालव्य। क्या हो गया, ये आपका तालव्य। यानी या का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है आपका, तालव्य है। या का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका, तालव्य है। ठीक है, रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रा जो है ये एक्चुअली में बोल करके देखें, रा, रात, रा, मतलब जो मान लीजिए ये आपका तालु है, यहां से आपका दांत निकला है ये, ठीक है, ये आपका जो है दांत निकला है, तो जो आपका रा बोलता है ना, रा यहां पर आकर के टच करके बोलता है, रा। ठीक, मतलब ये जो है आपके मसूड़े पर आकर के बोलता है। कहां पर बोलता है, मसूड़े पर आकर के बोलता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं मूर्धा। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, मूर्धा। ठीक है, यानी जो रा का उच्चारण स्थान है मसूड़ा बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए आप, मूर्धा बोल लीजिए। ठीक है, मसूड़ा। ठीक, मसूड़ा बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए इसको आप मूर्धा बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए आप इसे, मसूड़ा बोल लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ढा रहेगा मसूड़ा। ठीक है, मसूड़ा बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए, मूर्धा बोल लीजिए। तो रा का जो उच्चारण स्थान है मसूड़ा है या मूर्धा है। अगला जो ला है, ठीक है, अब इसके बारे में और बताएंगे। रा को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि जीभ हमारी कई बार रोल कर जाती है रा को बोलने में, है ना, इस वजह से इसके लुंठित व्यंजन भी कहेंगे। अभी आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा। ला, जो अगला आपका है ला, ठीक है, ला बोल करके देखिए, लट्टू,
लाल। तो फिर वहीं पर आ गए, जो आपका दांत है इसके बिल्कुल से जहां से शुरू हुआ है आपका दांत, जहां से आपका दांत शुरू हुआ है, आगे के दो दांत है ना, जिससे आप अमरूद काट करके से खाते हो, तो आगे के जो दो दांत जहां से शुरू होते हैं वहीं से ये ला शब्द निकलता है, यानी दंती मूल। कहां से निकलता है ये? दंती मूल से निकलता है। कहां से निकलता है? दंती मूल से निकलता है। इसीलिए हम लोग इसको उच्चारण स्थान क्या कहते हैं कि सर इसका उच्चारण स्थान है दंती मूल। क्या उच्चारण स्थान है इसका? दंती मूल। ठीक। अच्छा, एक बात अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। ये जो छोटी की मात्रा लगाई हम लोगों ने, इस पार से क्यों लगाई? इस पार से भी तो लगा सकते थे, या यहां से क्यों लगाई? यहां से लगा देते इन पर। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में हम लोगों ने छोटी की मात्रा ऐसी क्यों लगाई। बहुत अच्छा सा ग्रामर है हमारा। अगर आप ग्रामर को सीखेंगे, हिंदी व्याकरण को सीखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में आपके कोई भी शब्द हैं, कोई भी वाक्य है, कोई भी शब्दार्थ है, तो आपके गलत नहीं जाएंगे अगर आपने सही से हिंदी व्याकरण को एक बार ढंग से पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आई बारी वा की। ठीक है, जो आपका वाह है, वाह जो है ये आप बोल करके देखें, वाह वाह वाह, है ना। अब देखो वाह, आपका जो दांत है ये आपके होठ पर बैठ रहा है ना। आपका दांत है जो आपके होठ पर क्या हो रहा है? बैठ रहा है। बोल कर देखिए, वाह वाह वाह। मतलब आपका जो दांत है ये क्या कर रहा है? ओठ पर बैठ रहा है। आपका जो दांत है ये क्या कर रहा है? ओठ पर बैठ रहा है, यानी दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा यहाँ पर? दंत ओष्ठ। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? दंतोष्ठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका वाह कहां से बोला जाएगा? दंतोष्ठ से बोला जाएगा। अब देखो, या का उच्चारण स्थान था तालव्य, रा का उच्चारण स्थान है मसूढ़ा, ला का उच्चारण स्थान है दंतमूल, और वा का उच्चारण स्थान कहां पर है आपका? दंत ओष्ठ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये जो चारों हैं आपके अंतस्थ व्यंजन क्यों कहे जाते हैं, क्या रीजन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, सब कुछ हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हमको एक चीज समझना है, एक नोट डालेंगे और नोट डाल करके लिखेंगे। नोट डालिए, नोट डाल करके लिखिए, रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। 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 अर्थात इनके उच्चारण काल में जीभ तालू पर लुढ़कती है। जीभ तालू पर लुढ़कती है। जीभ तालू पर लुढ़कती है, जिस कारण से इन्हें लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। जिस कारण से इन्हें क्या? लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि ला को लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं। क्योंकि जब आप इसको बोलते हो, रा को लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप रा बोलते हो, रा बोल करके देखिए, रा रा रा, मन में बोल करके देखेंगे रा, तो आपको लगेगा कि अगर आपकी जुबान है तो ऐसे 2-3 बार क्या करे? वाइब्रेट कर रही है। इसी वाइब्रेशन कंपन की वजह से ही इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लुंठित व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और नोट डालेंगे, लिखेंगे ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ला के उच्चारण में वायु जीभ के दोनों पार्श्वों से, पार्श्व का मतलब बगल, पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल, दोनों बगल से, जीभ के पार्श्वों से निकलती है। बोल करके देखें, ला ला ला। जीभ तो आपके ऊपर हो गई, तो जब ऊपर हो गई तो बगल से तो हवा निकलेगी, तो क्या होगा? ला ला ला। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ला को बोलते हैं हम लोग पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में
वायु जीभ के दोनों बगल से निकलती है, अतः 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 इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अतः इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अतः इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो मैंने इसमें आपको 2-3 चीज बताई। पहली चीज, अंतःस्थ व्यंजन वे होते हैं जो आपके स्वर तंत्री के आपस में कहीं ना कहीं टच होने की कोशिश करने की वजह से निकलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये हो गए आपके। या जो है इसका उच्चारण स्थान है आपका तालव्य, रा का उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा, ला का उच्चारण स्थान है दंतमूल, वा का उच्चारण स्थान क्या है आपका? दंत्योष्ठ। क्या है आपका? दंत्योष्ठ। रा की अगर हम लोग बात करें तो रा को हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जुबान क्या होती है? रोल करती है कई बार, इस वजह से रा को हम लोग लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्यों? जब हम लोग इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे जीभ के दोनों पार्श्व, दोनों बगल से क्या होती है? वायु निकलती है, इस वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमको समझना था, ये जो छोटी ई की मात्रा हम लोगों ने लगाई है, ये इधर से क्यों लगाई है। देखना, हमारी बात समझना। मात्रा सदैव स्वर की ही होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है सर। ठीक है, एक बात तो आपको ध्यान आ गई कि हाँ सर, मात्रा जो होती है स्वर की सदैव होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। आप कहोगे सर आप ऐसे कैसे कह दे रहे हो? अगर मात्रा नहीं होती है व्यंजनों की, तो हम अगर प्रदीप में लिखा तो ये रा की मात्रा क्यों लगाए? तो ध्यान देना मेरी बात, अगर ये नीचे लगा हुआ है तो इसका मतलब रा आधा नहीं है, आपका रा पूरा है, आधा पा है, पूरा रा है, फिर उसके बाद आगे चीज लिखी हुई है। जैसे आपको लिखना है ट्रक, तो ट्रक में आपको लग रहा होगा टा में नीचे रा लगा दिया है ना? ऐसा नहीं है, ये असल में पहले था आधा टा। ये था क्या पहले? आधा टा। ठीक है, आधे टा में फिर हम लोगों ने पूरा रा लगा दिया। आधे टा में हम लोगों ने पूरा रा लगा दिया, तो ये ऐसे हो गया आधा टा पूरा रा और का। ये हो गया आपका ट्रक। क्या हो गया आपका? ट्रक। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आधे टा में हमने पूरा रा लगा दिया, तो क्या हो गया आपका? ट्रक। तो जो भी पैर के पास होता है ये पूरा होता है, जो भी पैर के पास होता है पूरा होता है, ऊपर का व्यंजन क्या होता है? वो आधा होता है। अभी आगे हम लोग इसको सीखेंगे जब हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे, जब हम लोग संधि के टॉपिक को देखेंगे, उससे पहले एक क्लास तो कम से कम यही सारी चीज हम लोग देखेंगे कि रा की मात्रा नहीं है, रा के रूप है। ये क्या है? आपके रा के रूप है, रा की मात्रा ही नहीं होती है। ये सारे के सारे आपके क्या है? रा के रूप है। इस बात को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहली चीज, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, स्वरों की मात्रा होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो स्वर की मात्रा होती है स्वर पे ही लगती है, व्यंजन पर मात्रा नहीं लगती है। जैसे आपने कहा कि आपको लिखना है कुछ भी लिखना है, सीधा लिखना है। ठीक है, आपने कहा सीधा, सर सा पे तो बड़ी की मात्रा लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने सा लिखा है तो कहीं ना कहीं ये आधा सा प्लस छोटा आ प्लस क्या है? ये आपकी बड़ी ई है। तो ये जो बड़ी ई की मात्रा लग रही है वही तो इस पे आकर के लग रही है, यानी छोटा आ पे लग रहा है ना कि सा पे। तो हमेशा जो स्वरों की मात्रा होती है वो कहां पर लगती है? स्वरों पर आकर के लगती है, व्यंजनों पर नहीं लगती है। इसीलिए भी मैंने लिखा था अगर दंत लिखा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लिखना है आधा दा प्लस छोटा आ प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो ना है ये आधा है प्लस क्या है? आपकी छोटी ई है प्लस आधा क्या है? ता है प्लस क्या है? बड़ा आ है। मतलब जो मुझे मात्रा लगानी है अगर हम इस पर लगा देंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़। क्यों? क्योंकि ना तो हमारा आधा ही है, आधे का मतलब स्वर रहित है। आधे का मतलब क्या है? स्वर रहित है। हम आधे करने का भी नियम बढ़ाएंगे आपको। आधा करना, किसी व्यंजन को आधा हम कैसे लिख सकते हैं इसका नियम भी पढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा का, ठीक है, ऐसे का लिखा है तो जिसका पैर चद्दर से बाहर आ जाए पैर काट दो, आधा का हो गया। ठीक है,
जिसके पास 2 पैर है, इनको आधा करना है, लंगड़ा कर दो, एक पैर काट लो, ले जाओ, काम खत्म हो गया। ठीक है, खड़ी पाई हटा दो, आधा गा हो गया। ठीक है, आपको खा लिखना है, खड़ी पाई के साथ खड़े हैं, लो भैया ये खड़ी पाई हटा दो, आधा खा हो गया। ठीक है, आपको फा लिखना है, ऐसे लिखा है, क्यों पैर इधर किए, पैर इधर करोगे तो कट जाएगा, मतलब आधा फा हो गए। इस तरह से व्यंजनों को अर्ध करने के नियम, आधे करने के नियम भी हम लोग हिंदी में सीखेंगे। बहुत तरीके से सारी चीजों को सीखेंगे, एक भी छोटे से छोटे बिंदु को भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझिए आप लोग कि यहाँ पर इसलिए नहीं मात्रा लगी चूंकि जो स्वर की मात्रा होती है स्वरों पर ही लगती है, और अगर अर्ध ना लिखा हुआ है, आधा ना लिखा है, तो ये मतलब क्या है, स्वर रहित है। स्वर रहित है, स्वर रहित पर हम लोग कभी भी स्वरों की मात्रा ही नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए जिनके पास स्वर है, जिनके पास क्या है, स्वर है, हम लोग उन पे मात्रा को लगा रहे हैं। जिनके पास स्वर है उनके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, मात्रा को लगा रहे हैं। आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। हम आपको संधि विच्छेद पढ़ाने से पहले बिंदी का भी नियम बताएंगे कि अगर कहीं पर बिंदी लगी हुई है तो ये आधा माँ है कि आधा ना है, इसको भी आप क्षण भर में जान जाओगे। आधा माँ, आधा गा, कुछ भी हो, आप क्षण भर में 1 सेकंड में इस चीज को समझ जाओगे कि यहाँ पर बिंदी लगी है तो आधा माँ है कि आधा ना है कि अंगा है, क्या है, सब कुछ समझ जाओगे सिर्फ 1 सेकंड में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझते हैं कि जो मात्रा लगी थी स्वर रहित होने की वजह से हम लोग इस पर लगा करके लगा दिए। ठीक है, अगर स्वर होता तो हम लोग उस पर जो है वो लगा देते। उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखना हमारी जो अगली चीज है, अगला जो हमारा व्यंजन है, अब हम लोगों को पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला जो हमारा व्यंजन का वर्गीकरण है वो हमको पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हम लोगों को पढ़ना है। देखो, संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है जब 2 भिन्न प्रकार के व्यंजन आपस में मिल जाएं। संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ मिला करके बनाया गया है। जब 2 भिन्न प्रकार के व्यंजन आपस में मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसको लिख लें, डेफिनेशन लिख लें, जब 2 भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो, जब 2 भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब आ गई बात, संयुक्त व्यंजन कहा तो जाता है, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में भी डिस्कस कर लें। तो देखिए, बचपन से ही आपने चीजों को सुना होगा कि जो हमारा फोन है इसमें छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ठीक है, ये क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, और एक ज्ञानी बाबा वाला ज्ञा, और ये श्रीवास्तव वाला श्रा, ये हमारे कीपैड वाले फोन में नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन थे। ठीक है, ये क्या थे, हमारे संयुक्त व्यंजन थे। अच्छा, अब एग्जामिनर को एक चीज और मिल गई, अगर इसने संयुक्त व्यंजन देख लिया तो एग्जामिनर का दिमाग और दौड़ गया, कहा संयुक्त व्यंजन तो आप पहचान लिए, अब ये किन से मिल करके बना ही मुझे बताओ, है ना। जैसे संयुक्त व्यंजन तो आपने पहचान लिया, लेकिन ये किन व्यंजनों से मिलकर के बना है, अब हमको ये बताएं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए छा है, या फोन में भी ट्राई कर सकते हैं। आपको छा जहां भी लिखना है वहां पर आप लिखेंगे आधा का, वहां पर क्या लिखेंगे, आधा का, और लिखेंगे वहां पर शा। ठीक है, वहां पर क्या लिखेंगे, आधा का, और क्या लिखेंगे, शा। ये कौन सा सा है, पेट चिरौआ नहीं, मूर्धन्य शा है। क्या लिखेंगे, आधा का और मूर्धन्य शा। इसीलिए जब आप बोलते हैं कक्षा, क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ये का और शा से मिलकर के क्या बना है आपका, ये क्षत्रिय वाला छा। ठीक है, त्रा सबसे ज्यादा सरल है, एग्जाम में उम्मीद है आपके कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आधा ता और रा से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, त्रा ये नहीं पूछा जाता है, बेसिकली ये पूछा जाता है या तो ये पूछा जाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ज्ञा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, सर ये आधा जा और इया से मिलकर के बना है, आधा जा और इया से मिलकर के बना है। इसका मतलब हम लोगों को ज्ञानी बाबा कहना चाहिए, हम लोग ज्ञानी बाबा बोलते हैं, है ना। इसीलिए यज्ञ ना बोल करके यज्ञ बोलना चाहिए। ठीक है, तभी तो पंडित जी लोग जो यज्ञ कराते हैं उसे तो यज्ञ बोल देते हैं, लेकिन
पूजा कराने वाले को यजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यजमान। उनको तो यज्ञमान बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं? यजमान। और जो आजकल के पंडित जी लोग हैं, जो जिनके पापा पंडित थे, बचपन से पंडिताई कर रहे हैं, वो तो जजमान कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जजमान, जो कि क्या है? सरासर गलत है। उनको क्या कहना चाहिए? यजमान। यजमान का मतलब जो यज्ञ करा रहा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यजमान। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो ज्ञा है ये जा और इया से मिलकर के बना हुआ है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्या बोल सकते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा था इया मतलब कुछ नहीं। अगर इया ना होता तो क्या ज्ञा बन सकता था? पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इया ना होता तो क्या आपका ज्ञा बन जाता। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञा अगर आपको बनाना है तो जा और इया से मिलकर के बनाना है। अच्छा, अगर ये शा की बात आ रही है तो आधा शा और रा ये हो जाएगा आपका शा। आधा शा और रा मिलकर के क्या बना लेंगे? आपका शा बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो आपके संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञा और शा। जो छा है ये बिना है का और शा से, इसीलिए कक्षा बोलते हैं। त्रा बना है ता और रा से, ठीक है, इसलिए त्रिशूल बोलेंगे। ज्ञा जो बना है ज्या और इया से मिलकर के, जा और इया से मिलकर के बना हुआ है। शा जो आपका है ये शा और रा से मिलकर के बना हुआ है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त व्यंजन का टॉपिक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त व्यंजन का टॉपिक। ठीक, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हो तो ठीक है, हम लोग फिर आगे चलने की कोशिश करें। ठीक, चलें आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। अगला हमको जो व्यंजन पढ़ना है वो पढ़ना है द्वित्व व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, हालांकि अभी तक एग्जाम में संयुक्त व्यंजन का ही बोलबाला रहा है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, खासकर टेट सीटेट एग्जाम में तो बहुत पूछता है, यूपीएसआई में भी भर भर के पूछेगा। ठीक है, अगला हम लोग को देखना है द्वित्व व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका द्वित्व व्यंजन। ठीक है, देखो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी देख करके ही। द्वित्व मतलब दो। द्वित्व मतलब क्या है आपका? दो। यानी जब कभी क्या हो, दो समान व्यंजन ही आपस में मिल जाएं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब कभी दो समान व्यंजन ही आपस में मिल जाएं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आपको लिखना है बच्चा। क्या लिखना है? बच्चा। ठीक है, आधा चा हो गया। कच्चा लिख लो भैया, तो कच्चा हो गया। तो ये सारे आते हैं आपके द्वित्व व्यंजन में। बहुत सरल है, बहुत छोटा सा टॉपिक था द्वित्व व्यंजन। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। बच्चा हो गया, कच्चा हो गया, खड़खड़ हो गया, गड़गड़ हो गया। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगला जो व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला व्यंजन जो है उच्छिप्त व्यंजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले व्यंजन पर, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, देखिए उच्छिप्त व्यंजन जो आपका सिस्टम है, इसका मतलब होता है कि फेंका हुआ। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन भी इसे हम बोल सकते हैं। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन भी हम इसे आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, देखो उच्छिप्त व्यंजन में पहले हम आपको बता दें आता क्या क्या है। एक तो आता है आपका अड़ा और एक आता है आपका अढ़ा। ठीक है, एक अड़ा आता है और क्या आता है? अढ़ा। चढ़ाई, कढ़ाई, पढ़ाई, सड़क, सड़क, सड़क बोल करके देखें। घोड़ा मतलब आपकी जीभ ऊपर गई, झटके से नीचे आ गई। घोड़ा बोल करके देख, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। ड़ा के लिए आपकी जीभ क्या हो गई? खटाक से नीचे आ गई, यानी आपके मुंह ने आपके जीभ को फेंक दिया। उच्छिप्त फेंक दिया। उच्छिप्त का मतलब क्या होता है? फेंका हुआ या पटका हुआ। तो उठा करके पटक दिया। ठीक है, उठा करके क्या हो गया? ये वैसे यहां पर उच्छिप्त, ये आधा पाव उतार रहेगा। ठीक है, उच्छिप्त है ये, मतलब उठा करके क्या कर दिया? फेंक दिया, पटक दिया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे?
उच्छिष्ट व्यंजन बोलेंगे। सिर्फ 2 ही उच्छिष्ट व्यंजन हैं और इन्हें हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसे व्यंजन जो उच्चारण काल के समय जीभ झटके से नीचे आए, ठीक है, अर्थात मूर्धा को स्पर्श करता हुआ जीभ झटके के साथ नीचे आती है, इसीलिए इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ये अपभ्रंश से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपभ्रंश से लिए गए हैं तथा ये हिंदी के स्वयं के विकसित व्यंजन हैं। ये हिंदी के स्वयं के विकसित व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर आपसे कोई पूछ ले ढ़ा, इसके बारे में पूछ ले, इसकी कुछ क्वालिटीज बताएं, तो सबसे पहले आपको ये बता देना है सर, एक तो है ये मूर्धन्य, क्योंकि जब हमारी जीभ मूर्धा पर टच करती है फटाक से नीचे आती है, तो ये क्या है आपका, एक तो ये क्या हो जाएगा आपका मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, आप बोल करके देखें चढ़ाई, मतलब एक सघोष ध्वनि निकल रही है, घोष के आधार पर क्या हो रही है, एक सघोष ध्वनि निकल रही है। कौन सी ध्वनि निकल रही है? सघोष ध्वनि निकल रही है, चढ़ाई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना है, जब सघोष ध्वनि निकलेगी, जब क्या होगी, सघोष ध्वनि निकलेगी, बोलेंगे चढ़ाई, कढ़ाई, मतलब महाप्राण, अंदर से कुछ ज्यादा ही वायु आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? महाप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? महाप्राण की ध्वनि बोलेंगे। महाप्राण की क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। यानी ढ़ा जो है मूर्धन्य है, सघोष है, महाप्राण है। ढ़ा जो है मूर्धन्य है, सघोष है, महाप्राण है। अच्छा, अड़ा अगर आपसे कोई पूछ ले, अड़ा क्या है, तो मूर्धन्य है, सघोष है, लेकिन अल्प प्राण है। मूर्धन्य है, सघोष है, लेकिन अल्प प्राण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को गांठ बांध दीजिए। कई बार पेपर में पूछा गया है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ड़ा जो आपका है ये महाप्राण है, लेकिन अड़ा जो है आपका क्या है, ये अल्प प्राण है। दोनों बातों को बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा डिटेल से। उम्मीद है इसके ऊपर तो क्वेश्चन एग्जाम में बनने को ही नहीं है कि इससे ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। यहीं तक जो है वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आपके सामने क्लास का बैनर भी आ रहा होगा। जिनको भी हिंदी की क्लासेस लेनी है, इतने सस्ते में हिंदी की क्लासेस, इतनी क्वालिटी कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो जैसा भी है आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल कर लें। बाकी क्लासेस तो आपकी चलती ही रहेंगी। इसके बाद एक और क्लास रहेगी यूट्यूब पर फ्री। उसके बाद जो है हमारे जो भी वेबसाइट है वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को चलाएंगे। और अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ये फ्री है बिल्कुल से, विनेश क्लासेस। ठीक है, आप विनेश क्लासेस नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ऐड हो जाइए। वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें वहां पर आपको जो है डेली मिलती रहेंगी। जो भी चीज होगा, जो भी टॉपिक खत्म होगा, इसका जो नेक्स्ट चीज होगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।